नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम एमएससी फाइनल जूलॉजी में जो चैप्टर चल रहा था उसी चैप्टर के आगे देखेंगे। यूज़ ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक हार्मोन्स इन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ फिशेस। तो ये ब्रीडिंग ऑफ फिशेस चल रहा था, इसमें इंड्यूस्ड ब्रीडिंग फिशेस में हार्मोन, सिंथेटिक हार्मोन और नेचुरल हार्मोन्स का यूज़ के बारे में पढ़ेंगे आज। पेसिकल्चर में इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के लिए पिट्यूटरी इंजेक्शन एक बहुत पॉपुलर व बहुत रिलायबल विधि है, लेकिन इसको रिप्लेस करने के लिए कुछ अन्य डिपेंडेबल एजेंट बनाए गए हैं। मैमेलियन हार्मोन्स का जो फिशिस की स्पॉनिंग, मैमेलियन जो हार्मोन्स होते हैं उनका फिशिस की स्पॉनिंग एंड ओवुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। मैमेलियन हार्मोन्स में कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो मैमेलियन हार्मोन है जो हमारे अंदर भी निकलता है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं क्योंकि यह हार्मोन्स यूटिलाइजिंग हार्मोन्स की तरह से काम करता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का उपयोग कई फिशेस की स्पॉनिंग के लिए किया जाता है। सिरहीना, मृगाला, सिप्रिनस, कार्पियो, हेपेटनोस्टस, क्लेरियास बेट्राकस आदि, इन सब में हम CGH का ही हार्मोन का ही यूज़ करते हैं स्पॉनिंग कराने के लिए। आजकल अन्य सिंथेटिक हार्मोन भी यूज़ किए जाते हैं जो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन मैमेलियन पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का मिक्सचर होता है, जैसे सिनेफोरिन। ये साइनेफोरिन जो होता है ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन मैमेलियन पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट का मिक्सचर होता है। इन सब हार्मोन के अलावा कुछ गोनेडोस्टेरॉइड्स का भी यूज़ किया जाता है, कुछ गोनेडोस्टेरॉइड का भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा हार्मोन्स के बारे में। इसके बाद आता है इकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पॉनिंग इन फिशेस। तो कई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, pH आदि फिशेस की पिट्यूटरी ग्लैंड पर अपना इफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा फ्लड आदि, अचानक पानी बंद बढ़ जाना, pH और वाटर का pH, डिजॉल्व ऑक्सीजन का इंक्रीजमेंट आदि भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। रोल ऑफ फोटो पीरियड का और क्या रोल होता है इसमें। लाइट फिशेस के रिप्रोडक्शन में कंट्रोल करने के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। ठीक है, अगर लाइट एब्सेंस हो जाए तो ओवरी का मैचुरेशन देर से होता है। याद रखना है, मैचुरेशन जो होता है ओवरी का देर से होता है। अगर उनके गुड लाइट दी जाए तो मैचुरेशन समय पर हो जाता है। कुछ फिशेस में यहाँ तक देखा गया है कि पहले फोटो पीरियड बढ़ाकर तो बाद में इसे घटाकर मैच्योरिटी के टाइम को रेगुलेट किया जाता है। लॉन्ग फोटो पीरियड में स्पॉनिंग नेचुरल टाइम से पहले ही हो जाती है। खन्ना के अनुसार बहुत लंबे और बहुत छोटे फोटो पीरियड ओवरी के मैचुरेशन के लिए अनफेवरेबल होते हैं। टेम्परेचर के बारे में देख लेते हैं। टेम्परेचर का भी फिशेस के गोनड के मैचुरेशन पर इफेक्ट डालता है। अन्य एनिमल्स की भांति फिश में भी ब्रीडिंग के लिए भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। लोअर टेम्परेचर में मैच्योरिटी कम होती है, जबकि वार्म टेम्परेचर में गोनड व मैचुरेशन स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैच्योर टेम्परेचर के आधार पर हो गया।
अलग अलग फिशेस में स्पॉनिंग के लिए अलग अलग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जैसे कार्प फिशेस में स्पॉनिंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 24 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए कार्प फिशेस के लिए। कुछ फिशेस में गोल्ड फिशेस जैसे कि स्पॉनिंग उस समय होती है जब उससे 20 डिग्री टेम्परेचर में पहुंचा दिया जाता है। 20 डिग्री में होता तभी उसका स्पॉनिंग होती कंप्लीट पाती है। लाइट और टेम्परेचर के अलावा अन्य कई फैक्टर हैं जैसे फूड है, रेन है, वाटर करेंट आदि भी इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स माने गए हैं। इम्पोर्टेंट लाइट टेम्परेचर तथा लाइट की इम्पोर्टेंस स्पीशीज, सीजन, स्टेज तथा सेक्स आदि पर निर्भर करती है। लेक ने यह भी सुझाव दिया कि डाई सॉइल के संपर्क में आता है तो फिश का स्पॉनिंग के लिए स्टिमुलेशन हो जाता है। जिन फिशेस में ऑल्फैक्टरी सेंस रिमार्केबल होते हैं उनमें पेट्रिकॉर जो सिलिकेट मटेरियल तथा रॉक के स्टीम डिस्टिलेशन से मिलकर बनता है, स्पॉनिंग के लिए एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा कुछ स्टीरियो हार्मोन भी फीमेल को रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे इनमें मेल हार्मोन कॉपुलिन है। मेल हार्मोन कॉपुलिन है जो फीमेल को रिप्रोडक्शन के लिए प्रेरित करता है। फीमेल्स फिशिश में ब्रीडिंग के लिए यदि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का मैनिपुलेशन किया जाए तो स्पॉनिंग प्रभावित हो जाता है और इस क्षेत्र में और अधिक साइंटिफिक स्टडी की आवश्यकता है। प्लैंक्टन्स और दियर रोल इन द फिशेस में इनका क्या रोल होता है। प्लैंक्टन्स जैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लैंक्टन ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर करंट के साथ मूव करते हैं। इसमें फ्री फ्लोटिंग माइन्यूट प्लांट एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है। इसमें लोकोमेट्री ऑर्गन अल्प विकसित होते हैं। साइज के आधार पर इन तीन वर्गों में बांटा गया, मैक्रो, माइक्रो, नैनो। इनमें मैक्रो प्लांक्टन्स का साइज 3 मिलीमीटर से अधिक होता है तथा ये नेकेड आई से दिखाई देते हैं। जैसे लार्वी, साल्पा आदि लार्जेस्ट फॉर्म्स को माइगेलो प्लैंक्टन्स कहते हैं। माइक्रो प्लैंक्टन्स वे फॉर्म्स होती हैं जिनका साइज 3 मिलीमीटर से कम होता है, जबकि नैनो प्लैंक्टन्स वो होते हैं जिनका डायमीटर 60 नैनोमीटर माइक्रोन से कम होता है, 60 माइक्रोन से कम होता है। इन्हें एकदम बारीक कपड़े की सहायता से कलेक्ट किया जाता है। इनमें डायटम्स, प्रोटोजोअन्स, बैक्टीरिया आदि को इंक्लूड करते हैं। प्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स में भी डिवाइड किया जाता है। इनमें से फाइटोप्लैंक्टन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वॉलवॉक्स आदि। इसी श्रेणी में नॉन सिंथेटिक प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई आदि को भी इंक्लूड करते हैं। जूप्लैंक्टन्स में माइन्यूट एनिमल्स होते हैं जिनमें प्रोटोजोअन्स, रोटिफर्स, कॉपीपॉड कॉपीपॉड आदि होते इंक्लूड किए जाते हैं। प्लैंक्टन्स इम्पोर्टेंट प्लैंक्टन्स टेम्पररी नेचर के होते हैं, टेम्पररी नेचर के होते हैं क्योंकि ये कुछ सीजन में भी बहुत अधिक मिलते हैं और कुछ प्लैंक्टन्स सभी सीजन में पाए जाते हैं। ये प्लैंक्टन्स जो पूरे वर्ष में पाए जाते हैं परमानेंट तथा या हेलो प्लैंक्टन्स कहलाते हैं। प्लैंक्टन्स में फ्लोटिंग के लिए कई एडाप्टेशंस दिखाई देते हैं। जैसे इनमें सेल्स बड़ा होता है और ब्लैडर लाइक होता है तथा एक लाइट फ्लूइड से भरा होता है एक लाइट फ्लूइड से भरा होता है। कुछ प्लैंक्टन्स हेयर लाइक तथा कुछ ब्रॉड तथा फूड के लिए तैयार कर देता है। इसी फूड पर फिश निर्भर करती है जिसका फिशरीज में क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान होता है। यूनिसेलुलर एल्गी डायटम्स, प्रोटोजन्स, मेड्यूसी, लार्वी, सिलेंट्रेट्स, रोटिफर्स, कुछ क्रस्टेशियंस जैसे
डेफनिया, साइक्लोप्स, लार्वी ऑफ एकाइनोडर्म्स एक्सेट्रा मेन एग्जाम्पल हैं। अब अगला हेडिंग डालते हैं प्लैंक्टन्स एज फूड। फिशेस द्वारा प्लैंक्टन्स का यूज़ फूड के रूप में किया जाता है। फाइटोप्लैंक्टन्स जहाँ तक लाइट जाती है उस गहराई तक प्रोड्यूसर होते हैं। फिशेस की कुछ फिशेस फाइटोप्लैंक्टन्स पर फीड करती हैं, जैसे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एल्गी फाइटोप्लैंक्टन्स पर फीड करते हैं और फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। कुछ फिशेस जैसे जीवन पर्यंत जू प्लैंक्टन पर निर्भर करती हैं, जैसे कटला और हिल्सा इलीसा। ऐसी स्पीशीज अत्यधिक आर्थिक महत्व की होती हैं जिनमें प्लैंक्टन्स पर फीडिंग करने के लिए स्पेशल एडेप्टेशन देखे जाते हैं, जैसे इनके गिल्स आर्चेस में गिल रैकर्स पाए जाते हैं जो पानी को फिल्टर करने का काम करते हैं। सभी फिशेस की लार्वी प्लैंक्टन्स फीडर्स होती हैं। कार्निवोरस तथा प्रेडेटरी फिशेस जो अन्य फिशेस तथा अन्य यूज क्या क्या है, इसका उपयोग कुछ इंडस्ट्री में भी हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल समुद्र के तले पर पॉलिसिल्स डाइटम्स और रेडियोलेरियंस आदि का उपयोग हम ओज बन जाती है उसका यूज बर्तनों की सफाई के लिए शुगर इंडस्ट्री में किया जाता है और चॉक लाइमस्टोन की मैन्युफैक्चरिंग में होता है। एल्गल ब्लूम में क्या कुछ हो प्लैंक्टन्स जो विभिन्न कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि ग्रीन, डर्टी ब्राउन, येलोइश ग्रीन, रेडिश ब्राउन एक्सेट्रा। रीजनल ब्लूम्स, जिन स्पीशीज में ब्लूम्स बनते हैं उनमें बॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, पेंडोमा, एंडोर्ना, ह्यूगलिना एक्सेट्रा फेमस होते हैं। एल्गल ब्लूम्स यूजुअली उस समय दिखाई देते हैं जब पॉन्ड्स में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया, सपर फास्फेट एक्सेट्रा की हैवी डोज डाली जाती है। ब्लूम उस समय भी अपीयर्स होते हैं जब बीडीसाइड्स खरपतवार द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। एग्जाम्पल NaHSO3। यूग्लिना का डायग्राम है, ये नॉक्टिल्यूका का डायग्राम है। इसे आप बना लें, इसे आप बनाते चले जाएं। यह है क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम है। इसके बाद आता है कॉम्ब जेली का डायग्राम। प्लूरोब्रैंकिया या एक टीनोफोर्स है कॉम्ब जेली। इसके बाद आता है डेफनिया का डायग्राम बनाना है, साइक्लोप्स का डायग्राम बनाना है। एल्गल ब्लूम के कारण वाटर का टेस्ट व स्मेल खराब हो जाता है, जिसकी वजह से फिशेस की मृत्यु दर बढ़ जाती है। बिकॉज इसके गिल्स बंद हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, टैक्स और टॉक्सिक सब्सटेंस निकलने लगते हैं। स्वाम्स के बारे में देख लीजिए। जब जू प्लैंक्टन्स जैसे कि क्लेडो सरका पेट्रोजेंस एक्सेट्रा फ्रेश फिशेज में बहुत अधिक वृद्धि कर जाते हैं और उस क्षेत्र का एक करेक्टरिस्टिक कलर बन जाता है। उसी तरह से अगर पॉन्ड्स में काव का गोबर डाल दिया जाए तो जू प्लैंक्टन्स के स्वाम्स बन जाते हैं, जिसमें रोटिफर्स और कॉपीपॉड एक्सेट्रा होते हैं। यह है नॉपलियस लार्वा। रोल ऑफ प्लैंक्टन्स इन सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ फिश फ्राई। यंग कार्प फ्राई का मेन फूड जू प्लैंक्टन्स होते हैं। अगर पॉन्ड्स में एनिमीज न हो तो उनका सर्वाइवल बहुत पूर्ण रूप से जू प्लैंक्टन्स के स्वाम्स पर डिपेंड करता है। लेकिन एल्गल ब्लूम्स बहुत अधिक हो जाए तो पानी में घुली ऑक्सीजन को सुपर सैचुरेशन हो जाता है, जिससे फ्राइज को गैस ट्रेवल हो जाती है
और वे काफ़ी संख्या में मरने लगते हैं। अगर पॉन्ड्स में काफ़ी मात्रा में गोबर मिला दिया जाए तो जू प्लैंक्टन्स जैसे कि रोटिफर्स, कैरोसरेंस और कॉपीपॉट आदि 10 दिन के अंदर डेवलप होकर पुनः बहुत सांस बना लेते हैं। बॉलबॉक्स, यूडोरिना, अन्य एल्गी भी डेवलप हो जाते हैं। यूगलिना सतह के ऊपर एक काई जैसी बना देती है। चूँकि एल्गी का मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज होता है, इसलिए 2 से 3 हफ्तों में ही ब्रूम डेवलप हो जाते हैं, बाद में डिसअपीयर हो जाते हैं। जू प्लैंक्टन्स में रोटिफर्स, कॉपीपॉट्स, नोडुलस, लार्वी आदि बन जाते हैं। जू प्लैंक्टन्स 4 से 5 दिन में सांप बनाकर 7 से 8 दिन में समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा एल्गल ब्रूम। इस कोर्स कैसे कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। आप लोगों को लोग क्या करें,